दो आसान से सवाल पिछले कंसेप्ट पे बेस्ड, ताकि आपका वार्म अप हो जाए। इसमें तो कुछ नहीं था, बस आपको ये ज्ञान होना चाहिए था कि यूनिट याद है कि भूल गए, और तो कुछ रहा नहीं इसमें। कह रहा कि एक फोर्स है जो 50 डायन का है और किसी बड़ी 5 ग्राम पे लग रही है। हमसे पूछा गया कि जब वो रेस्ट में था और 3 सेकंड में उन्होंने कितना इम्पल्स एक्वायर किया। तो इम्पल्स इक्वल टू सीधा सा होता है, अगर फोर्स और टाइम दे रखा हो दोनों का प्रोडक्ट, अगर मान लो टाइम वगैरह ना दे रखा हो तो चेंज इन मोमेंटम भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फोर्स और टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। रीजन फोर्स पता है, टाइम पता है, मास का क्या करें, कुछ मत करिए। क्या जरूरत है मास का, जरूरत है क्या? फोर्स चाहिए, फोर्स दे रखा है 50 डाइन। तो भाई अगर आप ध्यान से देखो तो सारे जो यूनिट्स दे रखे हैं वो एसआई में है। इसका मतलब फोर्स का यूनिट जो डायन है सीजीएस यूनिट है, उसे एसआई में तुम्हें कन्वर्ट करने आना चाहिए। और हमने आपको बता रखा है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो 50 डायन इक्वल टू कितना होगा, 10 टू द पावर -5 न्यूटन। गड़बड़ हो गया, सॉरी। अच्छा हाँ देखो, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन, नहीं मतलब 10 टू द पावर 5 डायन इक्वल टू 1 न्यूटन होता है। सीधी सी बात है। तो भाई हमसे पूछ रहा है कि 50 डायन कितना होगा, तो 50 डायन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 टू द पावर -5 किए थे ना, तो माइनस नहीं देखा था, छोटा छोटा बात नहीं दिखता है। तो सीधी सी बात होगी कि इसे लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर -5। वेरी गुड। अब देखो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड में, तो बढ़िया ही है 3, यहाँ ही तो करना था बस इतना। ये हो गया आपका 150 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन सेकेंड, और 150 को आप लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन सेकेंड। कैसे करते हैं पता है, क्लियर है, आसान सवाल था। अब देखो इसमें क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ का एरिया क्या देता है। तो फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया इंपल्स देता है, याद आ रहा होगा, या चेंज इन मोमेंटम देता है। तो हमें यहाँ पे इंपल्स पूछा गया है कि 0 से 8 सेकंड वाली रीजन तक का इंपल्स बताओ। आपको हमने पहले भी बता रखा कि टाइम के ऊपर वाला एक्सिस पॉजिटिव एरिया, नीचे वाला नेगेटिव। जरा ध्यान से देखो तुम, अगर इसका एरिया इनक्लोज निकालो ऐसे, और ये वाला देखो तुम्हें, ये कंप्लीट हाफ और हाफ नहीं दिख रहा तुम्हें, बोलोगे सर ये कैसे मान ले हाफ 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 है। ये देखो 0 से 2 दिख रहा है, और यहाँ से ये क्या है 2 है, और ये भी 2 है, तो इधर वाला भी 2 और इधर वाला भी 2 ही है। इसका मतलब ये 1 क्वाड्रेंट है ना, मिलके 1/4 हाफ होगा, और हाफ, यानी ये एरिया नेगेटिव आएगा। समझ पा रहे हैं? और उतना ही एरिया इन दोनों का सम होगा। सॉल्व करना चाहोगे क्या? वही ना, अगर करोगे तो सीधी सी बात है, अगर ये सेमी सर्कल यूज करोगे, जरूरी है कि सर्कल, कौन बोला सर्कल है? अच्छा ये वाला, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो। हाँ ये सर्कल वाला तरीका, अगर मान लो ये ज्यादा हम्प हो तो आपको ये देखना है कि ये डाटा सेम है कि नहीं। यहाँ पे लग रहा है कि सर्कल है, अच्छा रेडियस सेम है तो सर्कुलर, अगर निकालना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसका एरिया पॉजिटिव, और उतना ही एरिया यहाँ पे इन दोनों का मिलके नेगेटिव में बनेगा, तो टोटल एरिया कितना आएगा 0। एरिया 0 का मतलब इंपल्स 0। समझ पाए? रीजन क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे एरिया आपका 0 आ गया। एरिया मतलब मान लो ये A1 था, ठीक है, तो एरिया आपने निकाला पॉजिटिव A1 और प्लस ये मान लो A2, इसका एरिया A2, तो इसका एरिया नेगेटिव A2, और फिर से नेगेटिव मान लो ये A3 आया। सॉल्व कर लेना, जब इसका आप सम अप करोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका कितना 0। एरिया 0 का मतलब होता है कि फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया जो देता है वो रिजल्ट 0 हो गया, तो रिजल्ट आपका 0, इंपल्स 0। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। साफ करें इसे। पिछले क्लास में जहां पे लास्ट रिजल्ट निकाल के हम छोड़े थे वहीं से हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और सीधा पहुंच जाएंगे थर्ड लॉ पे। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने आपको एक रिजल्ट निकाल रखा था, अगर याद होगा आपको, इफ, समझना, इफ नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो, मतलब dp/dt 0 होता है, और इसका मोमेंट, इसका मतलब हो गया कि मोमेंटम कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम कांस्टेंट, और इसका ये सीधा सा मतलब होता था कि सिस्टम ऑफ, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होता है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि P1 प्लस P2 कांस्टेंट होगा, हाँ या ना?
बोलो P1 प्लस P2 क्या होगा? कांस्टेंट। वेरी गुड। अब एक बात बताइए, यहां तक हम लोगों ने कर रखा था, इसके थोड़ा अब आगे चलते हैं। इसे हम लिख सकते हैं m v1, बोलो एक ही बड़ी है, और इसे लिख सकते हैं m v2, बोलो लिख सकते हैं। अब बोलोगे दो सिस्टम है जिसका मास अलग अलग है, तो वो भी चलेगा। यहाँ पे हमने सेम कर रखा है, इसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिया है। अगर आपको करना हो अलग अलग तो आप आराम से कर सकते हैं। चलो दो बड़ी है, मान लो m1 m2, कोई दिक्कत नहीं, समझे? एक सिस्टम हमने लिया, दो टू पार्टिकल सिस्टम, ये है 4, बताए थे ना, 4 टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो इसे लिख सकते हैं, मान लो दो पार्टिकल है जिसका एक का मास अलग अलग, तो m1 v1 चलेगा प्लस m2 v2 चलेगा, इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, यस और नो? होना चाहिए ना। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, कर दे। मास तो कांस्टेंट, वेलोसिटी डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने पे इसे क्या करेंगे, m1 क्या होगा, v1 सॉरी dv1, पहले समझो dv1 बाय t, मास को हमने कांस्टेंट माना है, प्लस m2 dv2 बाय t इज इक्वल टू 0। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आपको याद होगा काइनेमेटिक्स में, याद है dv बाई dt क्या देता था? क्या देता था? हम तो गरीब आदमी, कोई हमें कुछ देता नहीं है, एक्सेलरेशन देता था। रे अभी गरीब का क्या मतलब है, यहाँ पे सबको देता है ये। तो कह सकते हैं m1 a1, समझो बात को, और प्लस m2 a2 इक्वल टू 0। इसे कह सकते हैं फोर्स F1, बोलो, प्लस F2 सब वेक्टर है, इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, F1 बरोबर कह सकते हैं माइनस ऑफ F2, बोलो बोलो रे, कह सकते हैं। यही तो है आपका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ पे पहुंचने के बाद आए, हाँ हाँ वही, इक्वल एंड अपोजिट। नहीं समझे? आज से पहले तुमने थर्ड लॉ लिखा होगा और ये सीधा लिखा होगा, और इसके बाद ये किया होगा, हमने किया और थर्ड लॉ लिखा, अब ये रिजल्ट है। यही है थर्ड लॉ आपका। आई बात समझ में? नोट करिए, फिर आगे बात करें। तो यहां से ये चीजें समझ में आती है कि ये क्या है कि मान लो एक बड़ी पे, देखो ये मोमेंटम का मतलब ये हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी m1 मास पे f1 फोर्स लगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन a1 क्रिएट हुआ। इसका यही ना मतलब हुआ कि ये m1 मास ने f1 फोर्स फील किया होगा और ये m2 मास ने f2 फोर्स फील किया होगा, ठीक है। और रिजल्ट यहाँ पे आया आपका F1 इक्वल टू माइनस F2। ये टू सिस्टम पार्टिकल के लिए दिख रहा था आपको। अब इसे ही हम लोग कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, और इसका स्टेटमेंट क्या है, लगाइए हेडिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहा जाता है। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर ये कहता है टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का देयर इज इक्वल, इक्वल इन द सेंस ऑफ, हाँ इक्वल in the sense of magnitude, equal and opposite, opposite in the sense of direction. There is equal and opposite reaction, equal and
अपोजिट रिएक्शन। इसका यही मतलब हुआ कि भाई ये मान लो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मान लो एक लड़का इसको मान लो ये पुश कर रहा है F1 फोर्स पे, ठीक है। तो बदले में ये ब्लॉक भी इसे इस लड़के पे इस पे नहीं एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, हाँ, जो कि F2 होगा। और थर्ड लॉ ये कहता है, अभी देखा भी आपने कि ये क्या होगा, इन सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज F1 इक्वल टू F2 इन मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में अपोजिट। मतलब F1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। यही है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन पे बात करेंगे ज़्यादा हम लोग। यहां से कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। क्या? पहली बात कि ये जो फोर्स होगा वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर नहीं। पहली बात, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और ये पेयर होता है एक्शन और रिएक्शन का पेयर। मतलब फोर्स इंडिविजुअली, मतलब अकेले अकेले एग्जिस्ट करती ही नहीं है। समझ पाए? फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। और दूसरी बात कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करता है, डिफरेंट बॉडी पे करता है। नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन are acted on different body, अलग अलग बॉडी पे करेगी एक्ट। जैसे कि अगर हम यहां पे देखें तो एक्शन कहां हुआ है, एक्शन हुआ है ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पे एक्शन हुआ है, और रिएक्शन कौन कहां पे हुआ है, ऑन बॉय नहीं। और अगर हम बात करें रिएक्शन की तो रिएक्शन कहां पे हुआ है, बॉय पे हुआ है। तो दो अलग अलग बॉडी, एक्शन जिस पे लगेगा रिएक्शन उस पे नहीं, अनदर बॉडी पे लगती है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्टेड ऑन डिफरेंट बॉडी। क्लियर है? जैसे देखो एक और एग्जांपल से इसे एक्शन और रिएक्शन को समझो। जैसे अ बुक ऑन द टेबल, एक और एग्जांपल समझो। एक बुक है, अ बुक ऑन टेबल, टेबल पे मान लो एक बुक है रखा हुआ, ये मान लो टेबल, इस पे एक बुक रखा हुआ है। बुक का कुछ ना कुछ अपना मास होगा, तो ये बुक का जो मास होगा जिसकी वजह से ये वेट एग्जर्ट करेगी, टेबल को पुश करेगा, तो लग गया एक्शन। ये जो इसका वेट है, नहीं, वेट बराबर mg होता है, ये आपका एक्शन हुआ। और ये एक्शन हुआ है किस पे, ऑन टेबल पे। किस पे हुआ है, टेबल पे। अब बदले में टेबल क्या करेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में किस पे लगाएगा, किस पे लगेगा, बॉक्स पे, जो कि आप उसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, या चलो रिएक्शन कह दो R। नहीं, ये एक्शन हुआ और ये नॉर्मल होता है जनरली रिएक्शन। और ये रिएक्शन कहां पे लगा, कहां पे, ब्लॉक पे या बुक पे। समझ पाए? तो देखा आपने यहां पे कि एक्शन और रिएक्शन जो हुआ वो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होता है, और हमेशा ये पेयर में एग्जिस्ट करेगा। और क्योंकि ये पेयर में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए जब हमें जो फोर्स लगाने होते हैं ना, जैसे मान लो हमें जमीन पे आगे चलना होता है, जब हम लोग वॉक करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हमें आगे चलना होता है, तो फोर्स हम लोग आगे की तरफ लगाते हैं, नहीं, फोर्स हम लोग पीछे की तरफ लगाते हैं, और बदले में रिएक्शन मिलता है जो हमें आगे की तरफ ले जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप जमीन पे चलते हो
तो जो पैर होता है वो ग्राउंड पे, जैसे ये मान लो ये ग्राउंड है और ये मान लो पैर है, जब आप इसे रखते हैं तो ये पैर ऐसे पुश करता है ग्राउंड को, तो आपने एक्शन करा, ग्राउंड को पीछे पुश किया, बदले में ग्राउंड आपको आगे की तरफ पुश करेगा, इस वजह से आप चल पाते हैं। यही चीज रॉकेट प्रोपोर्शनल में होती है। रॉकेट में भी, रॉकेट में जो इंजन होता है वो उसके जो गैसेस होते हैं वो नीचे थ्रो होता है, जिसकी वजह से उसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलता है, अपथ्रस्ट मिलता है, और इसी अपथ्रस्ट से वो ऊपर जाता है। अभी देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। तो सीधी सी बात है कि अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, जैसे दो बॉडी थी हमारे पास, एक बॉडी मान लो ये ए है और एक बॉडी मान लो बी है, ठीक है, ये u स्पीड से जा रही थी, मास इसका m1 था समझो। एक दूसरी बॉडी है u1 स्पीड से जा रही थी और इसका मास मान लो m2 था और u2 स्पीड से जा रही थी इनिशियली, समझना बात को, ठीक है। इनिशियली ये हाल था। अब क्या हुआ, दोनों के बीच टक्कर हो गई, ठीक है। टक्कर हो गई तो टक्कर कैसे होगी, टक्कर तभी ना होगी जब u1 ग्रेटर देन u2 होगा, तो u1 जाके पीछे से उसे ठोकेगा। चलो टक्कर किसी भी तरह से हो गई, या हो सकता है ये बेचारा ब्रेक मार के रुक गया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। खैर जो भी, टक्कर होने के बहुत सारे केसेस हैं। अगर मान लो किसी भी कारणवश टक्कर हुआ तो टक्कर होने के बाद, कोलिजन होने के बाद क्या होगा, स्पीड बदल जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। तो अब ये अलग अलग स्पीड से मान लो अपोजिट डायरेक्शन में जाए या सेम डायरेक्शन में जाए, उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो मोमेंटम कंजर्व करवाना है ना। तो ये क्या होगा, मान लो मास तो इसकी बदलेगी नहीं, अगर मान लो एक्सीडेंट वगैरह भयानक ना हुआ हो, नहीं पुर्जा पुर्जा अलग ना हुआ हो, मान लेते हैं नहीं हुआ है, तो मास नहीं बदलेगी, इसकी मास m1 ही रहेगी, बस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हो सकती है घट भी जाए, हो सकती है बढ़ भी सकती है। और ये वाली जो बॉडी है इसके पास वेलोसिटी इसकी चेंज होके v2 हो गई। तो ये हुआ फाइनली। बाद में क्या हुआ, टक्कर के बाद, ये टक्कर के पहले नहीं और ये टक्कर के बाद, तो अगर मोमेंटम कंजर्व करवाएं या मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, सच में होता ही है, हमने देखा था। तो क्या होता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। इसे आप प्रूफ भी कर सकते हो ना, F माइनस करना है क्या, वही तो किए हुए हैं प्रूफ ना हम लोग। हाँ, तो सीधा रिजल्ट लिखते हैं। ये कहता है कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। होना ही चाहिए और होता भी है, क्या होता है ना। तो बताइए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था, इसके पास कितना मोमेंटम था, m1 u1 था, इसके पास कितना था, m2 u2 था। बाद में मोमेंटम क्या हुआ, m1 v1 और m2 v2, बस ये आपको ध्यान में रखना है। होता भी है, नोट करिए। सवाल करेंगे अब इसके एप्लीकेशन पे, रिकॉइल ऑफ गन, रॉकेट का उड़ना, ETC। नोट करिए ये काम कैसे करता है। ये देखो, जैसे मान लो छोटा सा सिंपल सा सवाल से समझ लेते हैं इसे। एक बड़ी थी, ठीक है, मान लो पहला इसका मास था 10 किलोग्राम, ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है, 2 किलोग्राम, मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये एक मान लो 5 मीटर पर सेकेंड वाली से टकराया, ठीक है, और इसका मास इससे थोड़ा ज़्यादा था, 3 kg, सॉरी नहीं पता। टक्कर हुआ, पूछा गया कि टक्कर के बाद वेलोसिटी तो दोनों की बदलेगी ना, बिल्कुल। अच्छा, इनिशियली मूविंग विथ, इनिशियली मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, और ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से अपना मूव कर रहा था, ठीक है। अब इसके बीच टक्कर हो गया और टक्कर के बाद इसकी स्पीड हो गई, यानी कि सेकेंड वाली की स्पीड बदल के, समझना, आफ्टर टक्कर मतलब कोलिजन
कोलिजन के बाद जो सेकेंड बॉल था या सेकेंड ऑब्जेक्ट था, इसकी वेलोसिटी चेंज होके मान लो हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पहला वाला गेंद, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट गेंद कितना आएगा? 12। कितना आएगा? बस यही लगाना है आपको। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट में ऐसे ड्राइंग में दे दिए हैं, स्टेटमेंट दे क्या ऐसे, ठीक है समझ लो। कोलिजन के बाद स्थिति ऐसी हो गई तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको करना क्या है, हाँ मोमेंटम कंजर्व करवाना है, मोमेंटम कंजर्व करवाना है। m1 u1 प्लस m2 u2, पहली बॉडी की मास, दूसरी इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी बॉडी के मास इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्या m1 आपको पता है? हाँ। u1 पता है? हाँ। प्लस m2 3 और u2 5 इज इक्वल टू m1 कितना, वही रहेगा। वेलोसिटी कितनी पता नहीं, प्लस मास कितना है सेकंड वाले का 5, वेलोसिटी कितनी है 7, हो गया। मास 3 है। अच्छा अब देखो 10 और 15 25, 25 इक्वल टू 21। ओह 20 है तो ये 35 हो गया। 35 2v1 प्लस 21 इधर करोगे तो क्या होगा 2v1 इक्वल टू 35 माइनस 21, 35 माइनस 21 कितना होगा 14। तो v1 इक्वल टू कितना हो गया 14/2 मतलब 7 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद ये पहली वाली टकराएगी, दोनों की बराबर हो जाएगी। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि दोनों का बराबर बराबर हो जाएगा। ये तो मान लो डाटा ऐसे आ गया तो क्या करें, नोट करिए। इस तरह के कोलिजन पे बेस आपको क्वेश्चन करना है। किसी का कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा। आइए 2-3 टाइप के वेरिएशन देखें इसमें। जैसे एक आता है स्पेशल रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, अब मान लो कार ट्रक को टक्कर मारा या ट्रक कार को टक्कर मारा, उसका फिर क्या हुआ, वेलोसिटी वगैरह क्या चेंज आई, ये सब ऐसे बनेगा। स्पेशल जो 2-3 केस होता है वो हम लोग अलग से करते हैं। जैसे रिकॉइल ऑफ गन करेंगे और एक जंपिंग वाला सवाल करेंगे, जंपिंग या थ्रोइंग वाला सवाल। मिटाई से, हाँ जैसे चलती हुई गाड़ी पे आप जंप कर जाते हैं, साइकिल पे मान लो कोई चला रहा है आपका फ्रेंड और पीछे से रुको हम भी आते हैं, बैठ गए धमाक सा, तो वेलोसिटी में कुछ चेंज आता है ना? नहीं। कौन, विनीता की साइकिल पे? अच्छा कोई बात नहीं। तो अब की बार जब साइकिल पे किसी का कोई कूदे तो फाइनल वेलोसिटी पता करके आना। मिटाए, मतलब इनिशियल साइकिल की क्या स्पीड थी, तुम्हारी क्या स्पीड थी, मान लो दौड़ते दौड़ते गए और साइकिल पे कूद गए। उसके बाद पहले रिकॉइल वाला कर लेते हैं, लगाइए हेडिंग रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन या रिकॉइल वेलोसिटी भी कहते हैं इसे। इसमें एक टर्म बनता है जिसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन या रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल मतलब होता है रिटर्न। अब ये रिटर्न कैसे होता है जरा देखो, क्या गन रिटर्न होती है? नहीं, गन में लगी बंदूक बुलेट रिटर्न होती है। ये हाँ गन रिटर्न होती है। हाँ तो गन ही पीछे आता है कि बुलेट? बुलेट गन ना, गन हम भी तो वही बोल रहे कि गन पीछे आता है, तो जब बुलेट आगे जाती है इसी को रिकॉइल कहते हैं। बाबू गरीब आदमी है, क्या बुलेट देखे भी नहीं, ओरिजिनल बुलेट तो चलाए गए कहाँ से? आ जाओ सुनो। देखो बाबू, मान लीजिए आपके पास एकदम से सॉलिड सा मान लो बंदूक है, ठीक है, ये मान लो गन। सुनो, अब गन का कुछ ना कुछ मास होगा और गन के अंदर जो बुलेट होती है ना, देखो गन के अंदर जो बुलेट होती है उसका मास गन की रिस्पेक्ट में काफी कम होता है। नहीं, जैसे गन मान लो 5 kg का, बुलेट मुश्किल से 5 ग्राम, नहीं 30 ग्राम 50 ग्राम ऐसे चलता है, 50 ग्राम ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ही चलता है। तो इस वक्त होता क्या है, मास ऑफ, जैसे मान लो अब बुलेट अभी गन में है, ठीक है, जब फायर्ड होगा तो मतलब कोलिजन हुआ होगा ना, यहाँ पे जो ट्रिगर होगा, ऐसा ही होता है ना, ट्रिगर इसको हिट करता है,
जो भी हो, ये ट्रिगर मान लो इसको हिट करता है ना रे, ऐसा कुछ होता होगा जो इसे हिट करता है, मतलब कोलिजन हुआ और बुलेट इजेक्ट होता है। तो मान लीजिए मास ऑफ बुलेट था मास ऑफ गन, मान लो m1 रहने दो, ये हो गया मास ऑफ गन। m2 मान लो मास ऑफ बुलेट, ठीक है। अब देखो u1 और u2, क्योंकि बंदूक तुम्हारे पैकेट में और मतलब बंदूक के अंदर बुलेट, दोनों रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, जीरो। यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन और बुलेट आफ्टर बिफोर कोलिजन क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, कोई कोलिजन नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। जब ये फायर्ड होगा तो फायर्ड में मान लो v1 मान लो मास ऑफ गन, तो मान लो फाइनल वेलोसिटी ऑफ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये भी आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद मतलब कोलिजन के बाद। तो होगा क्या, मोमेंटम कंजर्व करवा दो। देखो एक बात ध्यान देना, अच्छा बाद में अपने आप पता चल जाएगा, छोड़ो। मोमेंटम कंजर्व करवाए, लिख रहे हो क्या? देखो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले देख लो अब क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2, इधर भी देखो कोई, इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 होगा। बताइए u1 का वैल्यू जीरो, पूरा टर्म खत्म, u2 का वैल्यू पूरा टर्म, यानी इनिशियल मोमेंटम इसके पास नहीं होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट में तो उसके पास इनिशियल मोमेंटम होगा क्या, तो फिर इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि m1v1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2, हाँ या ना, बोलो। हमें चाहिए रिकॉइल ऑफ गन, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी तुम्हें पता ही है, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, v2 है ना। हमें गन की वेलोसिटी चाहिए, मतलब v1 चाहिए, v1 चाहिए ना, निकालिए तो v1 कितना आएगा। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो v1 बराबर हो जाएगा m2v2 बाय m1 नेगेटिव माइनस ऑफ, समझ रहे बात को, बोलो। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो बुलेट की वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन के अपोजिट गन की वेलोसिटी होगी। बिल्कुल, बुलेट जब फायर्ड होता है तो आपने देखा होगा कि गन में एक बैकवर्ड जर्क लगता है, और इसी बैकवर्ड जर्क को हम लोग रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं, गन का पीछे की तरफ चले जाना। इस वजह से होती है, निकलता है ऐसे कि इनिशियल मोमेंटम इसके पास जीरो है और फाइनल मोमेंटम को जीरो के बराबर कर दो और जो भी वेलोसिटी आएगी गन की आ जाएगी। ये नेगेटिव यही बता रहा है, यही होता है रिकॉइल ऑफ गन या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट होगी। नोट करो, एक सवाल करें फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक सवाल कर लीजिए, रिकॉइल पे फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, a 60 gram bullet fired from gun fired from a 5 kg gun, 5 kg के गन से leaves with a speed of 500 meter per second. Find the speed, find the speed with which gun recoils. इसको कभी कभी जर्क भी कहते हैं या भी बैकवर्ड जर्क होता है। फटाफट आंसर बताइए भाई। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम तो इसके पास होगा नहीं, बस फाइनल मोमेंटम ही होगा ना। तो फाइनल मोमेंटम किसका, गन का और बुलेट का। तो गन का मास कितना, 5 किलोग्राम। बोलो बाबू भाई, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होता है ना इसके पास, तो
तो बचा सिर्फ फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0 करोगे, कारण क्या इनिशियल मोमेंटम 0 होता है, पहले समझो। अब यहाँ पे m1 किसको माना है तुमने, मास ऑफ गन को, तो मास ऑफ गन को 5 kg, तो इसकी वेलोसिटी पता है क्या, नहीं तो v1 प्लस m2 कितना है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट कितना है 60 ग्राम, को किलोग्राम में लिखोगे 60 ग्राम मतलब किलोग्राम, और किस स्पीड से चल रही है 500 इक्वल टू 0। अब देखो 1 2 3 0 खत्म, 1 2 3 0 खत्म, बचा क्या, बचा आपका 5v1 इक्वल टू 6 5 जा 30 माइनस 30, तो v1 इक्वल टू कितना आएगा माइनस 30 बाय 5 मीन्स माइनस 6 मीटर पर सेकंड। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, हाँ रिकॉइल इंडिकेट करता है कि बुलेट की वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, माइनस 6 मीटर पर सेकंड। समझ पाए, वेरी गुड। तो रिकॉइल वाले पे ऐसे काम करना है आपको, क्लियर, समझ गए। ये 0 क्यों किए समझ गए ना, क्योंकि फाइनल मोमेंटम 0 होता है, सॉरी इनिशियल मोमेंटम 0 होता है इनके पास। चलिए बहुत सुंदर। रॉकेट वाला टॉपिक तो नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा ये है कि उसके बाद वाला एक टॉपिक कर देते हैं, रॉकेट वाला कल करेंगे, फिर उस पर टाइम लगेगा, क्वेश्चन भी करवाने बढ़िया से। अब देखो एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑन कॉमन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है समझो। कॉमन वेलोसिटी, ठीक है, कॉमन स्पीड कहो या कॉमन वेलोसिटी कहो, क्या मतलब होता है कॉमन वेलोसिटी का समझो बाबू। देखो जैसे मान लो एक ट्रॉली है, ये मान लो ट्रक था, ठीक है, पहिए लगे इसमें 10-12, ज्यादा हो गया क्या, ये ट्रॉली आराम से जा रही थी अपनी वेलोसिटी मान लो u1 से, इसका कुछ ना कुछ मास होगा कंप्लीट ट्रॉली का, इस कंप्लीट ट्रॉली का मास मान लेते हैं कितना है m1। अब मान लो एक बदमाश लड़का दौड़ते दौड़ते एकदम भारी भरकम, नहीं कोई बात नहीं, क्या करें, कार को चढ़ा दें, इस पे अच्छा नहीं लगता है, ट्रक चढ़ा दें। अच्छा चलो मान लो यहाँ पे ये लगा हुआ था स्लाइडर टाइप का, ठीक है, एकदम से एक कार आया, एकदम हाई स्पीड कार, ठीक है, छोटी सी गाड़ी, नहीं हुआ, ये मान लो कार है, ये कार आई और एकदम से इसका मास मान लो m2 है, समझो बात को। और हुआ क्या कि ये u2 स्पीड से चल रही थी और ये सीधा सा इस पे चढ़ गया, जंप कर गया होगा, आई बात समझ में। अब जंप करने के बाद कार इस पे आ गया, नहीं, उसके बाद फिर भी ट्रक चल रहा है अपना, ट्रॉली आराम से चल रही है। अब उस केस में क्या होगा कि कार इस पे रुका हुआ है, तो भाई ट्रॉली की जो भी फाइनल स्पीड होगी वही स्पीड कार की होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यही होती है कॉमन वेलोसिटी, मतलब जब इस पे ये जंप करेगा तो दोनों साथ साथ चलेगा, तो कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कार जंप करी, कोलिजन हुआ है, मोमेंटम कंजर्व करवाओगे, तो जब आप मोमेंटम कंजर्व करवाओगे तो क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2, समझो। इस केस में क्या होगा, इस केस में v1 बराबर v2 बराबर v मान लें, और यही होता है कॉमन वेलोसिटी। समझ पा रहे कॉमन वेलोसिटी का मतलब क्या है, दोनों की वेलोसिटी कोलिजन के बाद सेम हो गई, क्योंकि ये इस पे चला गया, अब ट्रक जिस भी स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से कार भी जाएगा, नहीं तुम्हें तो लगेगा जाता हुआ ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं। m1 v1 मतलब v1 की जगह पे v प्लस m2 v2 की जगह पे v, इसे इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं, हाँ m1 प्लस m2 v, तो यही v हमें फाइंड करना है। तो v इक्वल टू यानी कॉमन वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। या तो आप फॉर्मूला याद काहे रखिएगा, सिचुएशन याद रखो ना, सिचुएशन समझो, फॉर्मूला क्यों याद रखोगे, नोट करो, फिर सवाल करवाए कि इस पे प्रॉब्लम करते हैं। सवाल, अ ट्रक ऑफ मास 500 किलोग्राम मूविंग
at 4 meter per second collides with another truck of mass, another truck of mass 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम, moving in a same direction at 2 meter per second. What is the a truck A, another truck B? What is the velocity, what is the speed of truck A after collides with इतना अच्छा mass of इतना moving sorry what is the speed of truck A after the collision if they move off together, move off together, चिपक गया होगा, नहीं स्टक टुगेदर भी कह सकते हो, और स्टक करने के बाद किस वेलोसिटी से ये मूव करेगा। जैसे हुआ ना कि मान लो एक ट्रक ने कार को टक्कर मारा और कार को आगे घसीटते ले चला गया, तो वही वाली केस हो सकती है। साधारण है, कॉमन वेलोसिटी वाली बात हो गई, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहा है ना। आपको करना क्या है, चाहे वो ट्रक ए की फाइनल वेलोसिटी पूछे या ट्रक बी की, क्या फर्क पड़ता है, दोनों की तो सेम ही होगी ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, नहीं याद रखना है मत रखो। क्या करना है सर, आपको करना है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, ये नहीं करते हैं। और यहाँ पे v1 v2 सेम हो जाता है, जब मूविंग टुगेदर होगा तो फाइनल मोमेंटम सेम हो जाएगा, मतलब सॉरी फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी, m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब बताओ m1 का वैल्यू क्या तुम्हें पता है? हाँ कितना, 500। ट्रक ए 500 किस स्पीड से चल रही है, 4 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 कितना 1500 किस स्पीड से चल रही थी, किस स्पीड से चल रही थी 2। सॉल्व करेंगे इसे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20, 2000 प्लस 15 दूना 30, 3000 मिला के 5000 हो गया। और इन दोनों का सम कितना आएगा, v इक्वल टू 3000 बाय 2000, m1 प्लस m2 कितना होगा 1500 प्लस 500 2000, कुल मिला के आपका आएगा कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओहो हो 5000 तो 2.5 बस यही है। अब जैसे मान लो ये बोट वाला भी सवाल होता है कि मान लो एक नदी है, उसमें एक बोट रुका हुआ था, एक लड़का दौड़ता दौड़ता आया, बोट पे जंप कर गया, तो बोट में कुछ वेलोसिटी आई होगी ना, कितना, सेम कंसेप्ट है। नहीं, साइकिल वाला कंसेप्ट हुआ, मान लो साइकिल से कोई आदमी लड़का जा रहा था और उसका मित्र आया और दौड़ते 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 उसके पीछे कैरियर पे शिफ्ट कर गया, जंप कर गया, तो बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगा, सेम कंसेप्ट है। आई बात समझ में, बोलो हाँ। लगता है वो कुछ हो नहीं पाएगा, तो एक सवाल और करिए लेते हैं। एक सवाल और करें, सेम कंसेप्ट पे मिटाएं, एक सवाल और कर लेते हैं। समझ पाए नहीं कैसे, आसान है, छोटी छोटी चीजें हैं ये सब चीजें। वैसे 11th के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तो एकदम से शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं।
थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अगला सवाल, अ बॉल मान लो x ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड हैज हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, सर से सर टकराया, शीशा टूट गया, नहीं अच्छा शीशे से शीशा टकराया था, सर से सर टकराया था, शीशे से शीशा टकराया, देवदास नहीं देव, हाँ उसमें शीशे से शीशा ही टकराता है ना। यहाँ पे हेड ऑन का मतलब हुआ सर से सर टकराया, हेड ऑन कोलिजन विथ एन आइडेंटिकल बॉल, आइडेंटिकल बॉल y एट रेस्ट x स्टॉप्स। इस तरह के सवाल हम लोग कोलिजन में भी करेंगे जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन। x स्टॉप्स, वहां पे भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का मामला चलेगा। x स्टॉप्स एंड y मूव्स ऑफ, चलना स्टार्ट किया। कैलकुलेट द वेलोसिटी, सबसे पहले आंसर जो बताए उसे भगवान 2-3 साल और लंबी आयु दे, और जो नहीं बताए उसे 200-300 साल आयु दे। मरते रहो 400-500 साल जी के, नहीं घोर कलयुग देखते रहना, भयंकर गर्मी झेलते रहना, यही सब होगा ना। 2050 तक माना गया है कि एवरेज टेम्परेचर होगा हमारे यहाँ का लगभग कितना, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2050 तक जीने वाले हो ना, 45-47 तक रहेगा एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल। सोचो हर दिन इतना टेम्परेचर रहेगा। आंसर बताइए, सवाल में क्या था? 2-3 बातें तुम्हें ढूंढनी थी। एक तो कर ले, करते देखो सर, मान लो ये गेंद x है, सुनो ये चल रहा था 1 किलोग्राम का 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सामने एक y वाला गेंद था जो कि बेचारा रुका हुआ था। इसका मतलब इसका u2 कितना है, 0, और इसका u1 इतना था, m1 इसका पता है तुम्हारे पास 1, इसका m2 कितना है, आइडेंटिकल है रे पगले, है ना। आइडेंटिकल बॉल मतलब क्या होता है, सेम साइज सेम मास वगैरह वगैरह, बिल्कुल। अब क्या हुआ, बेचारा ये जैसे इसको टक्कर मारा, ये चुपचाप रुक गया, x रुक गया, अब यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, और y चलने लगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं रही, कितनी रही वही तुमसे पूछा जा रहा है, बोलो ना रे, ये नहीं पूछ रहे हैं, बस हो गया। मोमेंटम कंजर्व करवाओ, कैसे करें, m1 u1 प्लस m2 u2 बरोबर m1 v1 प्लस m2 v2, यही तरीका। पहले देखो बाद में छापना। क्या u1 तुम्हारे पास है, हाँ, u2 है, नहीं, 0। क्या तुम्हारे पास v1 है, हाँ, कितना, 0, खत्म। निकालना क्या था, v2 निकल गया। बोलो m1 कितना, 1, u1 कितना, 2 बरोबर m2 कितना, 1, और v2 कितना आया, बस v2 बरोबर कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। पता है यहाँ पे क्या हुआ, टोटल एनर्जी ट्रांसफर हुई है, इसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। सारी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर दी, और वो जब एनर्जी पूरी ट्रांसफर होती है तो जिस वेलोसिटी से अगर मान लो पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो और वो सामने वाला ऑब्जेक्ट स्टक रुक जाए तो इसकी पूरी वेलोसिटी इसे ट्रांसफर हो जाती है, तब ना सारी एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी, बिल्कुल। इस पे बात हम लोग करेंगे डिटेल्स में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।